नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस जीके के मिक्स क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू हैं। एक्चुअली जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो प्रश्न डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वन लाइनर फॉर्म में भी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आज हमारी थर्ड क्लास है जिसमें चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का या पुलिस का, ठीक, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, आपके लिए लाभकारी है। प्रश्न देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग कंपोज्ड द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की है? तो उसकी रचना हरिसेन ने की है। किसने की है? हरिसेन ने की है। ठीक, यहां देखिए, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट हैं, उनका जो डिटेल है, विवरण, वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी और प्रयाग प्रशस्ति के मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। अकबर के समय पर इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। तो जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, जिससे समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में डिटेल्स मिलती है, विवरण मिलता है, उस प्रयाग प्रशस्ति को अकबर ने कहां से? कौशाम्बी से और इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसकी लिपि ब्राह्मी तथा शैली चंपू है। लिपि इसकी ब्राह्मी है और जो भाषा है वो संस्कृत है। पहले ये कौशाम्बी में स्थित थी, लेकिन अकबर ने इसे प्रयागराज में स्थापित करवाया वहां से हटा के। तो ये जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है, समुद्रगुप्त के बारे में। विच गुप्ता रूलर एज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। किस गुप्त शासक ने अपने बड़ी भाई की हत्या कर दी, सत्या प्राप्त? किसने हत्या की? अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। किसने की? बताओ भाई। तो श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने। किसने की? चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो देखो, गुप्त वंश का जो समुद्रगुप्त के दो पुत्र, एक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त जो था उसके दो पुत्र थे। दो पुत्र, एक तो हो गया रामगुप्त, एक हो गया रामगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो रामगुप्त एक कायर राजा था और रामगुप्त शकों, जो शक वंश था, शकों के द्वारा पराजित होने के बाद एक अपमानजनक संधि करके अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक राजा को भेंट करने की बात की। समझ रहे? हार गए तो भेंट कर दी। अतः इस अपमानजनित संधि के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और स्वयं को गुप्त वंश का राजा घोषित कर दिया। तो कहानी समझ में आई आपको? जो समुद्रगुप्त है उसके दो पुत्र, अब रामगुप्त जो कि एक कायर राजा की संज्ञा दी जाती है इसको, रामगुप्त शकों के द्वारा पराजित हो गया। जो शक वंश थे, तो शक वंश के राजा ने रामगुप्त को पराजित कर दिया और एक अपमानजनक संधि करके अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी, जो उनकी पत्नी थी, उसको शक राजा को भेंट में दे दिया, उसने अपनी पत्नी को। इस बात से गुस्सा होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने ही भाई रामगुप्त की हत्या करके और स्वयं को राजा घोषित कर दिया गुप्त वंश का। ठीक। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? जल्दी से बताओ भाई, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो ये वंश है वर्धन राजवंश। कौन सा है? वर्धन राजवंश। और वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की है? पुष्यभूति।
किसने की है? पुष्यभूति। ये देखिए 6वीं शताब्दी ईस्वी के शुरुआत में ही पुष्यभूति ने जो वर्धन राजवंश है उसकी स्थापना की थी, और थानेश्वर के राजवंश का संस्थापक नरवर्धन ही था। उसी के समय से इस वंश के राजाओं के नाम के अंत में वर्धन शब्द जुड़ गया है। इसी कारण यह वंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। और बांसखेड़ा तथा मधुबन के अभिलेखों एवं सोनपत और नालंदा से प्राप्त मुद्रा से वर्धन वंश के निम्नलिखित राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। जो वहां पे मुद्राएं मिली हैं उन मुद्राओं से निम्नलिखित वर्धन राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं, जैसे कि नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। तो पुष्यभूति वंश का पहला राजा नरवर्धन ही था। इस वंश का प्रमुख शासक हर्षवर्धन है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई? वो कौन सा राजा था जिसके द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित की जाती है? बता दो भाई। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो गोपाल, अब ये पाल वंश के हैं। कौन सा वंश है ये? पाल वंश। तो पाल वंश के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। और वो पाल वंश में कौन था? धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल रूलर, पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, उसके द्वारा की गई। यहाँ के आचार्यों में दीपांकर श्रीज्ञान का नाम सबसे अधिक उल्लेखनीय है, जो इस विद्यालय के कुलपति थे। कौन से आचार्य? आचार्य दीपांकर श्रीज्ञान, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं, चांसलर भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए आप यहां पे ये आपके वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं, वन लाइनर फॉर्म में बता रहा हूं सीधा। अब यहां पे सही सुमेलित करने को आया था। ये है आपका 26/8/2022 को जो एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसमें ये पूछा गया था। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं आपको मैच करके। तो यहाँ देखो, साइमन कमीशन का भारत आना 1928 सही है। क्रिप्स मिशन का भारत आना 1942 सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 सही है। चोरी चोरा की घटना 1922 सही है। तो ये क्या है? मैच करने के बाद है। तो ये करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ये पूछा गया है। अगला है आपका, एक तरफ दिए घटनाएं और दूसरी तरफ उनके साल। तो घटनाएं कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। ये आपका एनटीपीसी रेलवे का जो एग्जाम है उसमें 2021 में पूछा गया है ये सवाल, और ये वाला 2022 में पूछा गया है। तो सोचिए आप, अगर 21 में सवाल पूछा गया है ये, जिसमें जलियांवाला बाग, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, इनकी डेट पूछी है, ईयर पूछा है। अगर ये पीवाईक्यू देखकर अगली साल 2022 में लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाते तो 2022 में फिर से वैसा ही प्रश्न आया है उसी डिटेल के साथ, तो सही कर पाते। यही मकसद होता है पीवाईक्यू को करने का। भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से वो क्वेश्चन बना दिया जाता है और क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, आपको बस इंफॉर्मेशन अच्छे से याद रखनी है। आगे देखिए, क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड ये लेख लिखा है, वो क्रांतिकारी कौन है जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड ये लेख लिखा है? तो ये है भगवती चरण बोहरा। कौन है ये? भगवती चरण बोहरा। ये आपका उत्तर प्रदेश का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसमें पूछा गया था। फिर है महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन है? महात्मा गांधी का जीवनीकार ये SSC में पूछा गया है, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के एग्जाम में, BR नंदा और लुई फिशर। तो महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन है? BR नंदा और लुईस फिशर। फिर अगला, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? इंडियन मिरर एक अखबार है
और ये आपका जो स्वतंत्रता का ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो संघर्ष चला उसकी शुरुआत का है इंडियन मिरर नाम से एक अखबार, इसके संपादक पूछे हैं तो एन एन सेन इसके संपादक हैं। आपका ये भी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर में पूछा गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा जो कि पीएससी में पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इसके लेखक। वहीं आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, वह आंदोलन कौन सा था जिसमें वंदे मातरम वाला गीत ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो वो है स्वदेशी आंदोलन जो हुआ, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ उसका शीर्ष गीत कौन सा बना था? वंदे मातरम। अब अगला सही सुमेलित करने को पूछा गया था ये 2017 में, तो एक तरफ समाचार पत्र दे दिए थे और दूसरी तरफ उनका प्रकाशक। तो बंगाली जो समाचार पत्र है उसके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी जो समाचार पत्र है उसके जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम जो समाचार पत्र है उसके अरविंदो घोष, और अमृत बाजार पत्रिका इसके मोतीलाल घोष। ये मैच करने को आया था, क्या ये मैच करने को आया था? ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखें, फिर से है अपना मैच द फॉलोइंग करके मैच करना है आपको, ये मैच करना है। एक तरफ सूची 1 और सूची 2 यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है। कहां पूछा है ये प्रश्न? ये बीईओ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब एक सूची में दिया है जैसे नाम दिए हैं और दूसरी सूची में दिया है उनकी किताब या उसका जो मठ है। तो दादा भाई नौरोजी इनका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेरोजी की एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पिछली भी क्लासेस में कई बार ये क्वेश्चन आया है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की किताब है। इस किताब में ही वो जो वेल्थ ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन का सिद्धांत तो उन्होंने बताया इसी किताब में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर दयानंद सरस्वती, ये इनका संबंध सत्यार्थ प्रकाश से है। बाल गंगाधर तिलक का संबंध गीता रहस्य से है। बंकिम चंद्र चटर्जी इनका आनंद मठ से संबंध है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था कब? 1961 में। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब कराया? 1961 में कराया। ठीक। अगला है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 19 दिसंबर 1961 को। ये सब एसएससी के सवाल है, ठीक, एसएससी में पूछे गए। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था, वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 1954 तक पुर्तगालियों के अंडर में था? वो है दादरा एवं नागर हवेली। ये आपका एसएससी में पूछा गया है 2021 में। अगला, स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई, यानी कि स्वतंत्रता के बाद कितनी रियासतों को इंटीग्रेट एकीकृत किया गया? तो 562 रियासतों को। ये एसएससी के स्टोनोग्राफर में आया है। फिर है, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। आजकल तो सभी को पता है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी जल संधि हुई थी? कौन सी जल संधि हुई थी जब विश्व बैंक के सामने? तो वो है सिंधु जल समझौता। ठीक है, जिसका पानी भारत ने रोक दिया है ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता, ये आपका एसएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, फिर से समाचार पत्र या पत्रिका और उनका प्रकाशन का स्थान, ये मैच करना है आपको। स्वदेश समाचार पत्र ये गोरखपुर से प्रकाशित होता था। भारत बंधु समाचार पत्र हाथरस से होता था। सत्यवादी ये आगरा से होता था और शक्ति ये अल्मोड़ा से होता था। तो ये प्रश्न पूछा गया है आपका 2022 में। क्लियर है? 2022। आगे देखें,
यहाँ पे भी समाचार पत्र और प्रांत समझ रहे हैं। देखिए एक में पूछ रहे हैं उनकी लोकेशन, दूसरे में पूछ रहे हैं उनकी प्रांत, प्रोविंस कौन सा था। बहुत सवाल आ रहे हैं ये। अमृत बाजार पत्रिका बंगाल से प्रकाशित होती थी, वॉइस ऑफ इंडिया ये बॉम्बे से, और ट्रिब्यून ये पंजाब से, और हिंदू मद्रास से। ये समाचार पत्र के नाम है ये, अमृत बाजार पत्रिका, वॉइस ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून और हिंदू। ठीक, और उसके बाद सेकंड लिस्ट बंगाल, बंबई, पंजाब, मद्रास ये इनकी जगह है। अगला प्रश्न है ऐसे ही समाचार पत्र और उनकी भाषा कौन सी थी, बताओ। देख लो आप समाचार पत्र से ही कितने प्रश्न आ रहे हैं। दर्पण जो समाचार पत्र है उसकी भाषा मराठी थी, और संवाद प्रभाकर नाम का जो समाचार पत्र है उसकी भाषा बंगाली थी, और वहीं मुंबई समाचार पत्र जो है उसकी गुजराती थी, और स्वदेश मित्र ये अब इसकी तमिल थी। ठीक, 2021 में ये सवाल पूछा गया है। अगला है सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है दैमाबाद, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, प्रवरा नदी। किस पे, प्रवरा नदी। ये 2020 में सवाल पूछा है। कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, तो दैमाबाद भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो रोपड़ है, जो रोपड़ स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला, राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के टाइम की जो साइट है वहां से जुताई कर, खेतों की जुताई करने के साक्ष्य प्रूफ मिले हैं। जी हाँ, कालीबंगा से मिले हैं। अगला, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी बीसी में पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। पुरानी फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया जाता था। ये यहां पे मैच करना है आपको। एक तरफ हड़प्पा के पुरास्थल दे दिए हैं और उनकी फसल। तो चुन्नू दाड़ो जो जगह है हड़प्पा की वो सरसों के लिए है मानी जाती है, और हड़प्पा ये तिल यहाँ पे, और कुंतासी ये कोदो, और हुलास ये धान। ठीक है, तो ये भी 2023 में सवाल पूछा गया है। अब देखिए ये करंट का इशू है आपका खसरा रूबेला। क्या है ये, खसरा रूबेला। क्यों है भाई न्यूज में, खसरा रूबेला क्यों है भाई न्यूज में। तो देखो, विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान यानी कि नेशनल जीरो मसल्स रूबेला एलिमिनेशन ये कैंपेन शुरू किया है खसरे को खत्म करने के लिए। ये खसरा और रूबेला ये दोनों वायरस से फैलने वाले अत्यधिक संक्रामक बीमारियां हैं। ये बच्चों में गंभीर बीमारी, आजीवन विकार और यहां तक मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। भारत ने 2026 तक खसरा और रूबेला के पूरी तरह से खत्म करने का प्रण लिया है, और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत खसरा रूबेला वैक्सीन को 2 मुफ्त खुराकें दी जाती हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो पहली खुराक के लिए भारत का कवरेज 93.7% है, जबकि दूसरी खुराक के लिए 92.2% है। समझ रहे हैं, खुराक पूरी दी गई है। यहां देखो, भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने की घोषणा की है। अब भारत ने सिंधु जल समझौते को होल्ड पे डाल दिया है, तो उसके बदले में पाकिस्तान क्या कह रहा है कि हम शिमला समझौता कैंसिल कर देंगे, स्थगित कर देंगे। तो क्या है भाई, तो भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद शांति उपाय के रूप में इस समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए। 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश बन गया, और शिमला समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं जैसे कि विवादों का द्विपक्षीय समाधान, और दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, यानी कि कोई किसी की टेरिटरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी के काम में दखल नहीं देगा। लाइन ऑफ कंट्रोल, युद्ध के बाद 17 दिसंबर 1971 को जम्मू और कश्मीर में जो संघर्ष विराम रेखा है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। संबंधों का सामान्य बनना
सुसंचार को पुनः शुरू करना, सीमा चौकियों की बहाली, यात्री सुविधाएं और व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, विज्ञान और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए कदम उठाने पर सहमति बनी। इस समझौते के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? ये सिमला समझौता। तो इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने बांग्लादेश को राजनयिक मान्यता दे दी तथा भारत द्वारा पकड़े गए लगभग 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा कर दिया गया। सोचिए 93,000, यहाँ बेचारा एक बीएसएफ का जवान गलती से चला गया, उसको छोड़ ही नहीं रहे। भारत ने युद्ध के दौरान अधिकृत की 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि वापस कर दी। सोचिए 13,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि वापस कर दी जो कि भारत ने कब्जा कर लिया था। हालांकि चोरवत घाटी के कुछ सामरिक क्षेत्रों को वापस नहीं किया गया जो लद्दाख में श्योक नदी घाटी का हिस्सा है। 883 स्क्वायर किलोमीटर को वापस नहीं किया गया। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां तक क्लियर है भाई? चलो, तो ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। आई होप चीजें क्लियर हैं। ये सारे जो वन लाइनर थे ये पूरे एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही हैं। कुछ क्वेश्चंस देखे हमने। हम फिर मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, नए पीवाईक्यू के साथ अगली क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।